दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने के बजाय कभी कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनजर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज का जो विषय है वो थोड़ा संवेदनशील है और हो सकता है कि कई माँ बाप ना चाहें कि उनके बच्चे आज का शो देखें। अगर ऐसा है तो आप अपने बच्चों को नज़दीक के कमरे में भेज सकते हैं या और कोई सुरक्षित जगह पे भेज सकते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि 10 और 12 बरस के बच्चों को ये शो ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ये मेरी अपनी राय है। हर माँ बाप की अपनी राय अलग होती है और हम इस बात की इज्जत करते हैं। जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, आज का जो टॉपिक है, आज का विषय जो है वो आपके सामने खुलेगा और ये फैसला आप तब भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, रिसर्च के दौरान मेरी मुलाकात अलग अलग बहुत ही दिलचस्प लोगों से होती है और ऐसी ही एक दिलचस्प शख्सियत हैं गज़ल। गज़ल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद इन्फोसिस में कई साल भी काम किया, लेकिन आज वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर लेखक काम करती हैं। लेकिन सिर्फ ये एक वजह नहीं है जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि गज़ल की ज़िंदगी बहुत ही दिलचस्प है। आइए मिलते हैं गज़ल से और उनके बारे में जानते हैं। कम गज़ल। गज़ल, आज आप खुश हैं, आप एक लेखक हैं फिल्म इंडस्ट्री में और जो काम आप कर रही हैं उसमें आप खुश हैं जी। लेकिन एक वक्त था बचपन में जब आप बहुत सारे संघर्ष से, स्ट्रगल से गुजर रही थी जी। क्या उसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगी? तो हुआ ये था कि मेरा जन्म एक गलत शरीर में हुआ था। तो मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई थी। जब आप पैदा हुई थी तो आप एक लड़का थी? जी जी। लेकिन मैंने कभी भी अंदर से अपने आप को लड़का महसूस किया ही नहीं। जो भी छोटी छोटी चीजें भी मुझे अच्छी लगती थी, सब लड़कियों की तरह थी जी। मेरी ज्यादातर दोस्त लड़कियां थीं। मुझे उनके साथ घर घर खेलना अच्छा लगता था। मम्मी के कपड़े में जब वो जाती थी घर से तो मैं मम्मी के कपड़े पहन लेती थी, उनके दुपट्टे के साथ खेलती थी। तो किस उम्र में आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी? क्योंकि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो ये सारी चीज़ें शायद उसको एहसास ना हो। आप मान लीजिए 5 साल की उम्र से। जी जी। उस वक्त ऐसा एक्चुअली ये वाकया हुआ था कि मेरी मम्मी तो घर पे नहीं थी और मैं हमेशा की तरह उनके कपड़ों से खेल रही थी। मेरी एक आंटी थी, उन्हें देख के बहुत अजीब लगा। फिर उन्होंने जोर से मुझे 2 बार तमाचे लगाए। मैं यहाँ पे लोगों को बताऊं कि क्योंकि मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जी। आपको मैं देखता हूँ तो मुझे आप लड़की नजर आती हैं जी। तो जब आप बोलती हैं आप 5 साल की, तो मैं अपने माइंड में लड़की इमेजिन करता हूँ। हम लोग को इमेजिन करना है कि 5 साल की थी गज़ल, उस वक्त लड़का थी।
जी उस उम्र में ये वाकया हुआ आपके साथ जी और आपकी आंटी ने आपको उस वक्त मारा। जी। तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? उस वक्त मुझे पहली बार मुझे ये समझ में आया कि जो मैं अपने आप को समझ रही हूँ वो मैं दूसरों की नज़र में नहीं हूँ, कि कुछ गड़बड़ है मेरे शरीर में और मेरे आत्मा में। मेरी आत्मा का जो लिंग था, जेंडर था, वो मेरे शरीर के जेंडर से बिल्कुल ऑपोजिट था। अलग था। और ये बात बहुत धीरे धीरे और समझ में आती गई जैसे मैं और बड़ी होती गई। जी। लेकिन किसी को भी मैं बहुत देर तक ये बता नहीं पाई। डर और ज़्यादा इसलिए भी लगता था क्योंकि स्कूल में सब बहुत चिढ़ाते थे, मुझे नाम बुलाते थे, कोई छक्का बोलता था, क्योंकि मेरे हाव भाव थोड़े फेमिनिन थे हमेशा, लड़कियों की तरह थे इसलिए। मुसीबत ये थी कि मुझे पता था कि मुझे इन्हें कंट्रोल करना है, मुझे अपने आप को ज़्यादा लड़कियों जैसा नहीं दिखाना है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते थे वरना। जी। तो मैं अपनी पहचान को और दबाने की खुद ही कोशिश करती थी। तो एक तरह से एक कैद थी वो। हर रोज़, हर मिनट, हर जीता सेकंड एक जेल में थी मैं। ये ऐसे है कि जब आप मानिए कि कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई भी लड़की है, जो कोई भी औरत है, अगर उनसे कहा जाए कि आपको पूरी जिंदगी बस एक लड़के का रोल जीना है, हर रोज हर वक्त, वो थी मेरी जिंदगी। फिर आपने पहली दफा कब किसी से इसके बारे में जिक्र किया या बातचीत हुई? तब मैं कुछ 13-14 साल की थी। पापा से मैंने उस दिन सब कुछ पहली बार बताया था, और जाहिर सी बात है उन्हें एकदम से समझ नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक लड़का कैसे एक लड़की की तरह महसूस कर सकता है। पर उन्होंने कहा कि मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो ये प्रॉब्लम है नहीं तुम्हारे लिए। मैं समझने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये शायद एक दौर हो, एक फेज़ हो जो निकल जाएगा। लेकिन फिर बड़े होते होते जब मैं 16 साल की हुई, वैसे भी एक टीनेज होती है, आप अपने आसपास और लोगों को देखते हैं, किसी का रोमांस हो रहा है, लोग डेट पे जा रहे हैं और क्लास में रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा अकेली रहूँगी, कि मेरी लाइफ में कभी भी ये नहीं आएगा। सो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो मैं एग्ज़ाम के पहले दिन सुबह मैं घर छोड़ के चली गई। मैंने कुछ पैसे चुराए घर से और मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। जैसे ही ट्रेन पटियाला से निकली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे एकदम से बहुत डर लगा। हद तब हुई जब कुछ 2-3 कोई ऑटो रिक्शा वाले या कोई और आदमी मुझे आके बोल रहे थे कि चलो चलते हैं, हमारे साथ चलो। तो आपको डर लगा? मुझे बहुत ज़्यादा तब डर लगा और मुझे लगा कि मैंने ये गलत किया है। तो मैंने एक एसटीडी से फ़ोन किया, मम्मी ने उठाया और वो रो रही थी। उन्होंने कहा तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने बोला कि हाँ मैं सुबह आ जाऊँगा। और करीब 2 घंटे बाद मेरे कंधे पर किसी ने ऐसे टैप किया, तो मैंने देखा मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त जो दिल्ली में रहते हैं, अच्छा, वो थे। पापा ने उन्हें फ़ोन कर दिया था, फिर वो मुझे अपने घर ले गए और सुबह पापा ड्राइव करके आए थे पटियाला से। वापस ले जाते टाइम उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश की है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते, ये करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने उन्हें बताया वही प्रॉब्लम है, वो फेज़ गुजरा नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, मुझे लगता है कभी ख़त्म होगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा हम समझते हैं, तुम हमसे बात तो किया करो। तुमने उसके बाद कभी बात नहीं की, तो हमें लगा शायद सब ठीक है। ये इतना बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, मेरे माँ बाप का, जो मैं मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती उसको। जी। वो एक बड़ा मोड़ था मेरी ज़िंदगी में, जब मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे वेस्ट नहीं करनी है, मुझे कुछ करना है आगे। तब मैंने बहुत पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। कॉलेज के बाद इन्फोसिस में मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था। 2 साल में मैसूर में रही। उसके बाद मैंने हमेशा से अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेली थी।
मुझे लगता था कि जो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सपना है कि मुझे अपना शरीर बदलना है, अपना शरीर सही करना है मेडिकली, वो तो शायद मैं ना कर पाऊँ, शायद बहुत देर तक ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा एटलीस्ट मेरा जो दूसरा बड़ा सपना है ज़िंदगी का वो तो पूरा कर लूँ, फिल्म्स में काम करने का जो मेरा सपना था बचपन से। तो इसलिए मैंने मैसूर छोड़ा और मैं मुंबई आई। यहाँ पे मैंने जेवियर्स कॉलेज में फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। उस कोर्स के दौरान हमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इसी विषय पर, जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर। उस फिल्म की रिसर्च के लिए मैं बहुत से और लोगों से मिली जो या तो इस सफ़र से गुजर रहे थे या गुजर चुके थे। उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे क्या किया, क्या मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किया। तो वो सब बात करके मुझे लगा कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, और शायद अब मेरी ज़िंदगी में भी ये वक्त आ गया है। फाइनली जब मैं वो फिल्म लेकर घर गई, पटियाला गई, और मम्मी पापा को दिखाई, भाई को दिखाई, जब हमने फिल्म ख़त्म हुई तो उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहे, तो फिर तुम कब कर रहे हो? तो फिर तुम कब कराना चाहती हो ये ऑपरेशन? वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, और मैंने एक लंबा सा ईमेल लिख के मैंने अपने सब दोस्तों, सब रिश्तेदारों, सब पहचान वालों को बताया कि आपको मेरे बारे में ये सच नहीं मालूम, और असल में मैं एक लड़की हूँ। अंदर से मैं एक लड़की हूँ, शरीर मेरे लड़के का पाया है। जी। तो अब मैं अपने शरीर को भी बदलने जा रही हूँ। जी। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उनमें से किसी ने भी, जो भी लोग मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट थे, कोई भी छूटा नहीं। सब उस ज़िंदगी से मेरे साथ, इस ज़िंदगी में मेरे साथ आए हैं। इस सब के बाद जब फाइनली आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और आपको पहली दफ़ा लगा कि हाँ, अब मेरे पास शरीर वही है जो मैं हमेशा चाहती थी, जो मेरी आत्मा थी, अब मेरा शरीर भी वही है, तो क्या लगा आपको? क्या महसूस हुआ? क्या फील हुआ? सर्जरी के बाद जब नर्स ने पट्टी खोलकर बताया, दिखाया, तो वो हैरान थी मेरा रिएक्शन देखकर। वो बोली कि दूसरी लड़कियां तो उछलने कूदने लगती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत शांत महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि यही तो होना चाहिए था, यही तो सही है। इसमें क्या है? एक्साइटमेंट नहीं था, वो पीस था कि जो रूह है वो पहली बार शरीर के साथ। हाँ, पहली दफ़ा आपको शांति महसूस हुई? जी, बहुत ज़्यादा शांति। मुझे हर रोज़ ऐसा लगता है जैसे एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। मुझे हर रोज़ मैं आज़ाद महसूस करती हूँ। जेल ख़त्म हो गई है, और मुझे लगता है कि अभी मतलब एक 6-7 साल की लड़की हूँ। अभी आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है। अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है। अब आपको लोग देखते हैं, बहुत सारे लड़के देखते होंगे, they must be finding you attractive. हाँ, How do you feel? वो अटेंशन मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ ठीक है, थोड़ा लेट आया तो कोई बात नहीं। गज़ल, मुझे बताइए, आज आप जब अपनी ज़िंदगी को आगे देखती हैं तो आपके क्या सपने हैं? इस वक्त तो सपना ये है कि मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो जाए। तो मेरे लिए भी कोई अच्छी कहानी लिखी और